हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रही होगी। तो जो अपन पिछले लेक्चर में जो सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, आप शायद रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा। तो अपन ने आज लॉगरिथम पढ़ रहे थे अपन। तो पिछले लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे ना देर करते हुए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सोल्व करो। आप लॉग का ही क्वेश्चन है, जो आप बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े। मॉडुलस मॉडुलस के बारे में हमने पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, और जिनका रह गया उस इस लेक्चर के लास्ट में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे मॉडुलस के बारे में। अगर आप बेसिक से पूरा देखना चाह रहे हो तो एक बार आप बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रीफर करो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेसिक मैथमेटिक्स का, और वहां से आप प्रीफर कर सकते हैं। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है log x प्लस वाई का मोड बेस 100 इक्वल्स टू 1/2 और log y, ये y है। ठीक है, 4 न माने, log y बेस 10 माइनस का log x का मोड बेस 10 इक्वल्स टू log 4 बेस 100। ठीक है, तो चलो जी कैसे अटेम्प्ट करें वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से अगर हम बात करें log x प्लस वाई का मोड बेस 100 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 1/2। ओके जी, ठीक है। तो अगर मान लो x प्लस वाई यहाँ से हम निकाले, x प्लस वाई का मोड कितना हो जाएगा 100 टू दी पावर 1/2, मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई का मोड हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। चलो जी ठीक है। अगर इधर से हम बात करें तो ये हमारा क्या है log y बेस 10 माइनस log x का मोड बेस 10 इक्वल्स टू log 4 बेस 100। ठीक है जी, चलो। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये दोनों को हम पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में। अगर दोनों क्या रहता है, दोनों अगर सब्ट्रैक्ट में है तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, डिवीजन में लिख सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं log y अपॉन x का मोड बेस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log 4 बेस 100। बेस 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो इसके ये पावर में चला जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। तो आई थिंक इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 10 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपके। ठीक है, हमने log 2 बेस 10 कैसे लिखा, तो ये जो 10 टू दी पावर है ये 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे पावर में तो ये 1/4 टू दी पावर 1/2 2 बन गया। तो log 2 बेस 10 लिख देते हैं। इतना कैलकुलेशन आपको माइंड में करने आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो y अपॉन एक्स का मोड, ये बेस दोनों में सेम है तो ये y अपॉन एक्स का मोड 2 के इक्वल कर दे, मतलब y इक्वल्स टू 2x का मोड हो गया। ठीक है भाई, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए और दो वेरिएबल्स हैं, तो आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ सोल्व करने के लिए पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस को आप कैसे क्या कर रहे हो, मॉडुलस को कैसे आप ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि हाउ टू ओपन द मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, तो मॉडुलस की अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे ओपन करते हैं, तो पहली बात अगर हम बात करें यहाँ से x ग्रेटर देन 0 पे ले और x लेस देन 0 पे इसके लिए। तो x ग्रेटर देन 0 पे अगर ओपन करें तो ये कितना हो जाएगा, x ओपन होगा और माइनस एक्स के साथ लेस देन 0 पे ओपन होती है। तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2x ग्रेटर देन 0 पे, ये x ग्रेटर देन 0 पे आ जाएगा, और y इक्वल्स टू माइनस का 2x x लेस देन 0 पे आ जाएगा। क्लियर बात। चलो जी, y इक्वल्स टू 2x। अब हम बात कर लेते हैं इसको। अगर इसको भी हम क्या करें, x प्लस वाई अपन पढ़े हैं, x प्लस वाई का मॉडुलस अगर ओपन होना है तो ये क्या होना चाहिए, अगर x प्लस वाई क्या है ग्रेटर देन 0 है तो ये x प्लस वाई के साथ ही ओपन होगा, है ना। और अगर माइनस है तो x प्लस वाई माइनस बाहर लग जाएगा, और अगर लेस देन 0 है तो माइनस के साथ ओपन होगी। ये अपन पढ़ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। क्लियर। अगर बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। अगर बीच बीच में आप छोड़ते चले जाओगे, जैसे लॉग हो गया, उसके बाद फिर अपन आगे पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल का, तो सभी एक दूसरे से क्या है, लिंक में है। ठीक है, तो एक दूसरे चैप्टर लिंक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक दूसरे को क्या करो, स्ट्रॉन्ग बनाते चलो, जो भी पढ़ो स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, तो जी अब हम आगे चलते हैं। x प्लस वाई का मॉडुलस अगर इसको ओपन करना चाहे तो ग्रेटर देन 0, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 10 लिखे, ये हमने ग्रेटर देन 0 मतलब y इक्वल्स टू 2x। अगर y इक्वल्स टू 2x यहाँ पुट करें तो कितना हो जाएगा 2x
एक्स प्लस टू एक्स इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10/3। ठीक है, 10/3 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2x के बराबर है, मतलब 20/3। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू लिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे मॉडुलस पे। फिर हम y इक्वल्स टू -2x, अगर y इक्वल्स टू -2x यहाँ डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर लेस देन 0 पे हम ये ओपन कर रहे हैं, देखो कंडीशन आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप गलती करने के चांसेस नहीं। अगर डायरेक्ट डाल दोगे गलती हो जाएगी। पहले लेस देन 0 पे, लेस देन 0 पे हमने कैसा बोला, माइनस के साथ ओपन होगा, तो -x + y के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो -x + y = 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे डालो y = -2x, तो x -2x = 10 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, x = 10 आ गया। ठीक है, x = 10 आ गया, तो y = कितना आ जाएगा, y = हो जाएगा, यहाँ नहीं डालेगा, y = 2 × x का मोड है, तो 2 × 10 का मोड आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 20। तो हमारा ये आ जाएगा, दो आंसर आ जाएंगे, एक तो इतना आ गया और एक आ गया कितना 10,20। ठीक है भाई, तो आई होप सभी ने यहाँ तक सोल्व किए होंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन था मॉडुलस का, जो अपन ने किया लॉग में। आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है, मतलब हमें मोड में ये ध्यान देना है, कोई भी कंडीशन को स्किप नहीं करनी है, नहीं तो वरना गलती होने के चांसेस है। ठीक है भाई, चलते आगे चलते, तब तक आप इसको नोट करो। तो सभी ने नोट कर लिया होंगे, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये भी लॉग का ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन है, आपको क्या करेगा, कंसेप्ट क्लियर कर देगा, जो आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्वेश्चन पूछता है नहीं, क्वेश्चन क्या होगा, आपको घुमा फिरा कर पूछेगा। ठीक है, तो अपन उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन अगर घुमा रहा है तो हम किस तरीके से अप्रोच रखें। ठीक है, तो अगर आप अप्रोच करो, फिर आप सीट करो, तो बेहतरीन कंसेप्ट आपको डेवलप हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अपन क्या कह रहा है कि log a, if a = log 18 base 12 है और b = log 54 base 24 है, then find the value of ab + 5 × a - b = what। ठीक है जी, तो ab + 5 × a - b की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे करें। एक तो आप डायरेक्ट सोचोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, बट अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें लॉग का यूज करते हैं। लॉग का यूज, लॉग अपन ने इसलिए पढ़ा है कि लॉग का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉग का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। इसमें अपन हिंट दे रहे हैं, हिंट ये है कि आप इसमें क्या करो, इसमें बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करो, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, तो पॉज करके आप इसमें क्या करो, ए और बी में बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करो, फिर तब सॉल्व करो, तो आपको कुछ लगेगा कि हाँ एलिमिनेट करना है, फिर अपने को आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, मतलब जो डिफिकल्ट जो आएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे, उसको आपको क्या करना है, सिंपल बनाना है। चलो जी, तो पॉज करके आप सॉल्व करो, मैं चलते आगे। ठीक है, तो a = दे रखा अपने को कितना, log 18 base 12 दे रखा है। ठीक है, log 18 base 12 दे रखा है, बोलो हाँ कि ना। तो log a = log 18 base 12 दे रखा है, साथ साथ बोलना पड़ेगा भाई साहब, तभी मजा आएगा आपको। ठीक है, तो a = कितना, अगर बेस चेंज थ्योरम लगाए तो कितना हो जाएगा, log 18 / log 12 हो जाएगा। अरे यस या नो, बेस अपन डिसाइड करते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। तो log 18 को हम क्या लिख सकते हैं, log 18 को हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, log ये लिख सकते हैं 2 हो जाएगा इंटू 3⁻² लिख सकते हैं क्या, यस या नो। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻2 मतलब 2 × 4 3 × 12 इंटू 3, यस या नो। ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर हमें 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 3 दिख रहा है, तो अगर मान लो हम बेस 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो a = अगर हम यहाँ पर बेस 2 लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log 2 base 2 + 2 × log 3 base 2 अपॉन log, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 log 2 base 2 + log 3 base 2। क्या क्लियर है इस चीज में। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप पिछले लेक्चर देखो। अब देखो, हमने 2 लिया इसलिए कि हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर सिंपल बन जाए, log 2 base 2 1 हो जाए, प्लस 2 log 3 base 2 अपॉन 2 + log 3 base 2। चलो जी, हमने a को सॉल्व करके ये ले आया तामझाम। अब हम चलते हैं b को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, b अपना दे रखा है क्या चीज, b दे रखा है log 54 base 24। इस पे अपन क्या करेंगे, बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो b = हो जाएगा हमारा भाई साहब log 54 और बेस 20 log
24। ठीक है, हमने बेस चेंज थ्योरम अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 24 है साहब जी। अब चलो, अब हमने कहा इसमें अगर हम लिखना चाहते हैं इसको 24 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 3 टू दी पावर 3, 27 2 जा 54, मतलब अपन ने सही किए। अब डिवाइड बाई लॉग 24, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अपन ने सही किया। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ से भी हम लॉग बेस 2 ले लेते हैं, बेस 2 ले लेते हैं, तो लॉग 2 बेस 2 प्लस लॉग 3 यहाँ पे लिखते हैं, लॉग 3 बेस 3 हो जाएगा अपॉन, यहाँ से अगर सोल्व करना चाहे तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 लॉग कितना हो जाएगा 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3 बेस 2। क्या अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ा हुआ है, वही अगर प्रोडक्ट में हो तो हम सब में लिख सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से करें तो 3 log 3 बेस 2 होगा ना यहाँ पे, सॉरी, तो log 3 बेस 2 हो जाएगा अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस log 3 बेस 2। क्लियर, तो ये हमने b की वैल्यू लिया ये ऐसे सोल्व करके। आप हमको ये दिख रहा है इसमें भी log 3 बेस 2 है और इसमें भी log 3 बेस 2 है, अगर ये दोनों को हम क्या कर दें, ये दोनों से हम log 3 बेस 2 का वैल्यू लिया है तो कुछ कहानी बन सकती है। चलो जी, तो हम ये दोनों से क्या लाने वाले हैं, ये दोनों से हम लाने वाले हैं log 3 बेस 2 की वैल्यू। अगर मान लो सिंपल करने के लिए हम log 3 बेस 2 को a मान लें। क्लियर, चलो जी, तो आसान हो जाएंगे आपको लिखना। ठीक है, तो a इक्वल्स टू कितना, सॉरी a तो है ही, तब इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम t मान लेते हैं। क्लियर, चलो जी t मान लिया, चाहे p मान लो, सिंपल सी बात है, जल्दी लिखने में आसानी रहेगी। p मान लेते हैं, अगर log 3 बेस 2 को हमने p मान लिया, क्या मान लिया p, तो a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 प्लस p 2p, 1 प्लस 2p अपॉन, ये देखो ना, ये लिख सकते हैं log 3 बेस 2 को p लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2p अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा, बोलो 2 प्लस p हो जाएगा। ठीक है, log 3 बेस 2 को हमने p लिख दिया। चलो यहाँ से बोलो, आप बोलोगे यहाँ से b अगर हम लिखना चाहे ऐसे तो b लिख सकते हैं 1 प्लस 3p, अरे लिख सकते हैं ना 1 प्लस 3p डिवाइड बाई कितना 3 प्लस p हो जाएगा, 3 प्लस p। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालो तो 2a प्लस ap इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 1 प्लस 2p हो जाएगा। तो ये अगर उधर ले जाए, इसको उधर ले जाए, तो 2a माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p कॉमन लो तो कितना हो जाएगा, p कॉमन लेते 2 माइनस a, मतलब p की वैल्यू जो आई वो 2a माइनस 1 अपॉन कितना आया 2 माइनस a, ये p की वैल्यू आ गई यहाँ से। चलो जी आगे इसको अगर सोल्व करें तो b इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, b 3b प्लस bp इक्वल्स टू 1 प्लस 3p। ठीक है भाई, तो ये आई थिंक ये सोल्व कर रहे होंगे सभी, बेसिक चीज है अलजेब्रा। हमको यहाँ से p की वैल्यू आनी है, यहाँ से p की वैल्यू, दोनों को हम इक्वल करेंगे बस, और कुछ नहीं, रॉकेट साइंस। ठीक है भाई, तो 3b माइनस 1 इसको उधर ले जा रहे हैं तो p कॉमन ले लो तो 3 माइनस b हो जाएगा, सिंपल। तो p कितना आ गया 3p माइनस 1 अपॉन 3 माइनस b। ठीक है, अब दोनों को क्या करें हम इक्वल कर दें। ठीक है भाई, p की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाल लिया 2a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस a, और p की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया 3b माइनस 1 अपॉन 3 माइनस b। राइट, अब दोनों को इक्वल कर दे भाई साहब, 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3b माइनस 1 अपॉन 3 माइनस b। कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए था। अब दोनों को हम क्या कर दे इक्वल कर दिए, अब दोनों को क्या कर दिए इक्वल, तो दोनों को इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6a आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, मतलब इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते 3 2 जा 6 माइनस का 2a माइनस b हो जाएगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई तो -3 माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 b हो गया, 3 2 जा 6b, और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 3ab हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3ab माइनस माइनस प्लस a। क्लियर बात, तो अपन ने ये सोल्व कर लिया। अब चलो ये a को इधर ला जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 6b इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5b हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये 3ab है इधर आ जाएगा तो
+3ab मतलब हो जाएंगे कितने +a/b। अगर हम ये +3 को उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा +3 + 2 -3 + 2 इधर +3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब ये कितना गया 5 × a - b + ab = 1। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लिए, यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि ab मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं ab + 5 × a - b = 1। क्या आपको समझ में आ रही है? तो ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ab + 5 × a - b की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, बेसिक अपन यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन को करने का ये मकसद था कि आप टेक्निकल कैसे सोचें। कैसे हमने क्या किया, ये इसको कैसे हमने 2 में बदला, फिर log 2 बेस 2 लिया, मतलब हमें सिंपल एलिमिनेट करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। फिर हम क्या करें, किस पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो हम ज्यादातर लिए, फिर हमने क्वेश्चन सोल्व किए। तो कुल मिलाकर हमने ए की वैल्यू ए की वैल्यू इतना फाइंड किया, फिर यहाँ से हमने बी को क्या किया, बी को इस तरह से हमने इसको तोड़ा, फिर वहां से हमने बी की वैल्यू फाइंड की। फिर हमने ये देखा कि log 3 बेस 2 log 3 बेस 2 दोनों में है, तो log 3 बेस 2 को हमने p मान लिया। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू हमने इस फॉर्मेट में लिखा, b की वैल्यू हमने इस फॉर्मेट में लिखा। राइट, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, दोनों से p की वैल्यू निकाल ली, तो p की वैल्यू यहाँ से ये आया, p की वैल्यू यहाँ से ये आया। ठीक है, दोनों p की वैल्यू आ गई, अरे यस या नो, तो यहाँ से हमने p की वैल्यू ये फाइंड कर ली और ये फाइंड की। ओके जी, ठीक है जी। अब दोनों p को हमने इक्वल कर लिया, इक्वल करके सोल्व किया, तो अपने को यही मिल गया। ठीक है भाई, तो ये अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, चलो तो आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो चलो, हमने 2 क्वेश्चन किए अभी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसको अटेम्प्ट करो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो अलजेब्रा में वैसे आता है क्वेश्चन, बट अपन यहाँ लिए ताकि प्रैक्टिस कर ले पीछे का और मजा आ जाए। ठीक है भाई, चल, तो ये कह रहा है √2x - 1 प्लस √3x - 2 इक्वल्स टू √4x - 3 प्लस √4x 5x - 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या लगता है आपको कैसे सोल्व करें इसको? ठीक है, अगर दोनों स्क्वायर करें, फिर दोनों को करें, फिर ऐसे सोल्व करें तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो वही सीखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर मान लो हमने इसको मान लिया, अगर कुछ एजम्पशन कर ले, इसको हमने u माना, इसको v माने, ठीक, इसको हमने माना p और इसको q। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हमने मान लिए √x - 1 को u माना, √3x - 2 को v माना, √4x - 3 को p और √x - 4 को। मतलब अगर कुछ वैल्यू एजम्पशन कर दो ना, तो वो क्या होता है, आसान हो जाता है सोल्व करना। जैसे हमने लॉग में एजम्पशन कर लिया कि भाई इसको p माना, इसको t माना, तो सोल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो u प्लस v कितना दे रखा है, p प्लस q दे रखा है। ये क्लियर बात, u प्लस v इक्वल्स टू दे रखा है p प्लस q, ये हमारा ये गिवन है। ठीक है, और अगर मान लो हमने आपको बोला कि u² माइनस बी स्क्वायर बताओ कितना होगा, u² माइनस बी स्क्वायर बताओ कितना, मतलब इसका स्क्वायर माइनस का इसका स्क्वायर बताओ कितना होगा। अगर इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, डब्बा ये जो है टोपी है ऊपर से हट जाएगा, मतलब 2x - 1 बचेंगे, और माइनस का क्या हो जाएगा 3x - 2 हो जाएगा। इसका टोपी स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3x - प्लस 2 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्व कर पा रहे होंगे आई थिंक। चलो जी, वैसे ही हमारा अगर p² माइनस का q² पूछ ले आपसे तो कितना होगा भाई, p² माइनस का q², मतलब इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर, मतलब 4x - 3 माइनस का 5x प्लस 4। तो ये कितना हो जाएंगे, सोल्व करो, माइनस का x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर, चलो जी, अपन ने u² माइनस b² फाइंड किया, p² माइनस q² फाइंड किए, तो हमने कहा कि -x प्लस 1 और -x प्लस 1 क्या दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या, u² माइनस का v² इक्वल्स टू p² माइनस का q²। अरे हाँ कि ना, तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि हमने कैसे इसको लिखा। ये दोनों वैल्यू सेम आ रहे u² माइनस b² करने पे और p² माइनस q, इसलिए हमने दोनों को इक्वल लिख दिए। अब इसका अगर हम खोले तो क्या लिख सकते हैं, u प्लस v इंटू यू माइनस v, यस या नो,
यू प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगाया, क्या लगाए, ए प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, बचपन का दोस्त नहीं है। पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है भाई। चलो जी, आप अपन ने क्या किया देखो, u प्लस बी यू माइनस बी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, और ऊपर हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, u प्लस भी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू है। मतलब ये u प्लस बी और p प्लस क्यू दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो क्या हम दोनों को हटा सकते हैं यहाँ पिक्चर से भाई, तो u माइनस भी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू आ गया। अगर पिक्चर से हटी तो घटना घटी, तो u माइनस बी इक्वल्स टू पी माइनस पी माइनस क्यू आ गया, ठीक है जी। अब हमारा ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है भाई। चलो जी, अब ये हम दोनों को क्या कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दें, मतलब दोनों को ऐड करो। अगर ये दोनों को ऐड करें तो ये u प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, और v और प्लस भी कट जाएंगे, यहाँ से 2p आ जाएगा, इक्वल 2p आ गया, मतलब u इक्वल्स टू p आ गया, u इक्वल्स टू p आ गया। अब हमने u किसको माना था, u इसको माना था, मतलब u इक्वल्स टू अगर p लिखे यहाँ पर तो u हमने √2x माइनस कितना, √2x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, और p कितना है, √4x माइनस 3। क्लियर बात। अब ये दोनों क्या है, स्क्वायर मतलब रूट दोनों पॉजिटिव है तो दोनों स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 4x माइनस 3। ओके जी, तो इसको अगर हम इधर लाए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 1 आंसर, ठीक है। तो आई थिंक अपन ने इसने डिफिकल्ट सिचुएशन को हमने इतने आसानी से सोल्व की है। तो आपको अगर इस तरीके से आता है तो ये अप्रोच रखने, क्या हमें पहले यू कुछ एजम्पशन करना है, फिर उसको हम क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने किया, पी स्क्वायर माइनस क्यू, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर माइनस कर, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 1 है। अब देखो हीट एंड ट्रायल मेथड से, देखो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना है आपको, अगर हीट एंड ट्रायल मेथड देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, आपको एग्जाम में क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड जरूर अप्लाई करना है। अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से आ जाएगा आंसर तो इतने चीज करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन ये जेईई मेंस में ऐसे, जेईई मेंस में हीट एंड ट्रायल आ सकता है, लेकिन एडवांस में जल्दी नहीं आएंगे, ठीक है, एडवांस में बहुत रेयर आते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड जेईई मेंस में बहुत आते हैं, ठीक है। तो अगर जेईई मेंस की बात करें तो अगर पुट एक्स, अब हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या रखेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड +1 प्लस -2 प्लस -3, इससे ऊपर नहीं जाना आपने को, ठीक है। +-1 +-2 +-3 डालना है, ठीक है। अगर हम इसमें ले +1, अगर 1 हम डाले तो क्या आ जाएगा, 1 डालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 डाले तो भी 1 आ रहा है, यहाँ 1 डाले तभी 1 आ रहा है, यहाँ 1 डाले तभी 1 आ रहा है, तो 2 + 2 मतलब 2 बराबर 2 हो गया, मतलब हमारा आंसर 1 इज करेक्ट। x = 1 हमारा करेक्ट हो गया। अगर -1 डाले, अगर -1 डाले तो -2 -1 -3, और अंडर -3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ से भर गए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड इस तरीके से आपको आना चाहिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है और बेसिक तरीका भी आना चाहिए। तो अपन ने दोनों तरीके सीखे, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी करना और बेसिक तरीका भी। तो आप क्या करो, नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हाँ जी, तो आप सब नोट कर लिए होंगे, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन खेला, बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो आई होप आप सबका क्वेश्चन अब बन रहा होगा। तो आगे चलते हैं अपन, और सीट आपको लेट हो रही है अपलोड करने में, थोड़ी काम चल रही है, तो आपको सीट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो चलते हैं अपन, क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, जो आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, अगर पीछे जो बच्चे बढ़िया से पढ़े होंगे उसको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या है, जेईई मेन और जेईई एडवांस में क्वेश्चन ही आते हैं। क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इस टॉपिक से हम क्वेश्चन रिलेटेड अलग करें तो वो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो जी, हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पढ़ते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा की बात करें अपन, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा हेडिंग टॉपिक डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में क्या होता है, जैसे अगर बात कर लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात कर ले, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, अगर हम देखो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो log x है ना,
करेक्टरिस्टिक में क्या लिख सकते हैं अपन, अगर मान लो इसको हम लिखे करेक्टरिस्टिक में, ठीक है, तो जो हमारा जैसे y इक्वल्स टू एक्स का ये हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। y इक्वल्स टू अगर ये ऐसे डब्बे में x लिख रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अगर मान लो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। इसका जो हम क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो निकाल रहे हैं ना, उसको हम करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को ही हम करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करें तो उसको हम किससे नोट करते थे, y इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है भाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, मैंटिसा निकालते हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा समझ में आ गया हो गया। करेक्टरिस्टिक हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू से निकालते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू से हम क्या निकालते हैं, मैंटिसा निकालते हैं, ठीक है। इतने चीज क्लियर हो गया कि हमको करेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है और मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करें, जो अपन बचपन में पढ़े, जो बच्चे नहीं पढ़े वो देख लो ही, ठीक है। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा था और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा था, तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अपन थोड़ी सी क्विक रिविजन मारेंगे, फिर अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो जाकर बेसिक मैथमेटिक्स देखें। अगर मान लो हमने कहा 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताने के लिए, तो कितना हो जाएगा 2, मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, लेफ्ट साइड वैल्यू लेता है। लेफ्ट साइड वैल्यू की अगर बात करें, जैसे 2.4 है, वो किसके किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा, मतलब 2.4 कहीं यहाँ होगा, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड वैल्यू लेता है। कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब इंटीग्रल वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लो 3.8 की बात करें, आपसे क्या बात करें, 3.8 की अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लो हमने 1.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड किया तो 1 हो जाएगा। क्लियर बात, मतलब ये हमेशा क्या होता है, लेफ्ट वैल्यू लेती है। अगर हमने यहाँ पे कहा कि -2.1 कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है, तो -2.1 कितना किसके किसके बीच होगा, -3 और -2 के बीच होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर एग्जाम में हम कहते हैं -4.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपसे पूछ लें तो क्या हो जाएगा, -4.5 का -5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको ये समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू को लेता है। आप समझ में आ गई होगी। अगर जिन बच्चों को भी ना समझ में आया होगा वहाँ पे, वो इनको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अगर हम यही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करें, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, तो अगर मान लो 2.01 है, 2.01 है, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी, ये कितनी हो जाएगी, 0.01, मतलब पॉइंट के बाद जो होती है वो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू हो जाती है। क्लियर। अगर मान लो 3.02 है तो कितना हो जाएगा, 0.02। क्लियर। अगर माइनस का 2.12 है, माइनस का क्या है, 2.12 है, तो दोस्त माइनस का अगर 2.12 है ना, तो ये कितना हो जाएगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका 0.12 नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका हमने सिखाया था कितना, 1 से माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.12, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.00 लिख ले, 1.00 माइनस का 1.2, मतलब 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, और ये हो गया 9 में 9, ये हो जाएगा 9 1, तो से 8 हो जाएगा 0.0, ठीक है। तो 0.88 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट -2.12 का फाइंड करें तो 0.88 आ जाएगा। तो क्लियर बात हो गई कि हम क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट हमने ये समझा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू लेती है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू तो पॉजिटिव में हमने क्या किया, डायरेक्ट जो डेसिमल के बाद है वो वैल्यू बताएंगे। अगर माइनस है तो हम 1 माइनस डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो हमने कहा, और हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ से कि अगर ये लिखना चाहें कि x इक्वल्स टू क्या होता है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू। ठीक है भाई, अगर ये देखो ग्रेटेस्ट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू। अगर यहाँ से 2.1 को लिखना चाहे तो 2.1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करने तो आई होप सभी बता दिए होंगे कितना होगा, 2 होगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू फाइंड करें तो 0.1 होगा। अगर इसको हम सोल्व करें तो 2.1 ही आ गया। क्लियर बात। तो हम इसको यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 2.1 को ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स को ये भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट लॉग एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस लॉग एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू। क्लियर बात। तो log x का हमने क्या किया, log x को हम ये लिख दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, log x को और फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू लिख दिए। अब हमने ये कहा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसी को तो हम क्या बोलते थे, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते थे। ठीक है भाई, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते थे और इसको हम मेंटिसा बोलते थे। क्लियर बात। तो अगर log x इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग दिया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक को कैरेक्टरिस्टिक और एक को मेंटिसा बोलेंगे। अगर मेंटिसा की बात करें, मेंटिसा की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 में होती है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू हमेशा 0 से 1 में ही होता है। ठीक है भाई, तो याद रख लेंगे। अगर जिन बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स में दिक्कत हुई होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो 0 से 1 में बिलोंग करता है, इसलिए मेंटिसा की वैल्यू 0 से 1 में बिलोंग करेगी। अगर 0 से 1 में दे रखा है तो इसको हम मेंटिसा बोलेंगे और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को और मेंटिसा बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू को। इसको मेंटिसा बोले, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोले। ठीक है भाई, चलो जी, यहाँ से हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हमने कैसे निकाले थे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में, और फ्रैक्शनल पार्ट हमने कैसे निकाला। ठीक है, अब यहाँ से हमने कहा कि ये अगर हम एक्स को एक्स इक्वल्स टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू, ये रिमेंबर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये भी रिमेंबर कर लेंगे, log x को क्या लिख सकते हैं, log x को लिख सकते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब log x इज इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर log x है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और जो हमारा log x जो करली ब्रैकेट उसको हम मेंटिसा बोलते हैं। मेंटिसा की वैल्यू 0 से 1 होती है। क्लियर बात। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के बारे में। ठीक है, तो आप इसका हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और बेटर क्लियर हो जाए। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, तब तक आप नोट कर लो और लेक्चर के बीच में जो हम पॉइंट बताते हैं उसको भी लिखा करो। ठीक है, ताकि आपको बाद में वो क्या हो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, चलो जी आगे चलते हैं। सभी ने नोट कर लिए होंगे, तो अपन बात कर लेते हैं क्या चीज, अपन बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हम किसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को बोलते हैं और मेंटिसा हम फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू को बोलते हैं। ये आपको नींद में भी कोई पूछे तो याद रहनी चाहिए। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड, मतलब log x बेस 10 इक्वल्स टू 2 माइनस का 2.39 दे रखा है। क्या दे रखा है, log x बेस 10 इक्वल्स टू माइनस 2.39 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ CM कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। ठीक है, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालना है भाई साहब। कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो log x बेस 10 अगर पहला दूसरा मान ले तो log x बेस 10 इक्वल्स टू कितना दे रखा, माइनस का 2.39। ठीक है, log x बेस 10 दे रखा कितना, माइनस का 2.39 जी। ठीक है, अब हमको कह रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालनी है इसकी। तो अगर इसकी हम log x बराबर इतना दे रखा और इसका हमको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम log x बेस 10 का क्या निकाल ले, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल ले। मतलब माइनस 2.39 का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाले, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ये निकाले ग्रेटेस्ट इंटीजर, कितना हो जाएगा, माइनस का 2.39 का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। क्लियर बात। तो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने बहुत ही आसान तरीके से आना चाहिए, तभी आपको क्लियर हो गया। अगर इसमें फंस गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अपन बेसिक सभी लेक्चर में अपन क्या थोड़ा हम पीछे का भी रिविजन कर लेते हैं कि जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यहाँ निकालना सीखा, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना सीखा, बट वहाँ पे निकालना नहीं था। यहाँ पे तो हमें मेन था क्या बताना, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, बट अपन ने रिविजन भी किया। ठीक है, तो चलो जी आपको ये क्लियर हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक हमारा आ गया भैया, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया -3। अगर हम मेंटिसा की बात करें तो मेंटिसा हम क्या करेंगे, मेंटिसा में हम लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x। ठीक है, log x बेस 10 का फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे। log x बेस 10 कितना, माइनस का 2.39। माइनस का 2.39 का अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करें तो क्या हमारा मेंटिसा निकल जाएगा।
तो इसका निकालेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.39। ठीक है, तो इसको लिख ले 1.00। ओके डन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंटीसा हो जाएगा। अगर इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 10 और 9 1 बचा, ये हो गया कितना 9 9 3 6 बचा और ये हो गया 0, मतलब 0.61 क्या हो गया इसका मैंटीसा हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए हैं, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप क्लियर हो गए होंगे कि हाउ टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा व्हेन गिवन वैल्यू, when you have given log x base 10 equals to minus 2.3, तो how to find, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन, राइट। तो अपन ने क्या किया, तरीका बताया कि कैसे आपको सोल्व करना है, बट डिपेंड करता है आपको कि अप्रोच कैसे लगा रहे हो। तो आप अगर अप्रोच आप सही लगा रहे हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत सटीक जगह पे पहुंचोगे, बहुत आंसर आपका सही आएगा। बट इसी में कुछ गलत लगा दिए, अगर मान लो बच्चों को यही नहीं फाइंड आउट करने लगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम फ्रैक्शनल पार्ट कैसे फाइंड आउट करें, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा निकालने की क्या जरूरत है। ठीक है भाई, तो आप अगर लेक्चर क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, और लेक्चर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नोट कर रहे हो, तो ये क्या होता है, ये सब बहुत ही आसान हो जाती है। तो आपको लिखना पड़ेगा, विदाउट लिखते हुए स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो, तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हमें, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, ठीक है, हमें n की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 3 इज 3। ठीक है भाई, चलो जी, तो अगर हमने कहा कि log n बेस 3 का कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक कितना दे रखा है 3 दे रखा है, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब log n बेस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 दे रखा है भाई साहब। ठीक है, तो अगर log n बेस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना दे रखा है, log n बेस 3 है ना भाई, हाँ, का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 दे रखा है, क्या दे रखा है 3 दे रखा है। अब देखो कुल मिलाकर अपन ने क्या किया, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा ये होता है कि अगर मान लो हमें फाइंड करना है 2.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 2.5 कहाँ कहाँ होगा वो देखो, 2.5 होगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो 2 से बड़ा और 3 से हमेशा छोटा होगा, ये बात क्लियर है। 2.5 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ रहा है, मतलब 2 से तो बड़ा ही है या 2 के इक्वल, अगर 2 का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करें तभी हमारा क्या आएगा 2 आएगा, 2.5 का करें तभी 2 आएगा। मतलब कुल मिलाकर ये बोलना मैंने कि अगर 2 और 3 के बीच जो भी नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो 2 और 3 के बीच आ रहा है, मतलब 3 से छोटा और 2 से बड़ा। ठीक है जी, और 2 के बराबर आ रहा है, मतलब कुल मिलाकर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि log n बेस 3 का वैल्यू जो है वह करेक्टरिस्टिक मतलब 3 से बड़ा है, 3 से क्या है बड़ा है या इक्वल है, ठीक है, ग्रेटर है या इक्वल है, और क्या है लेस देन 4 है। मतलब कुल मिलाकर ये बोले कि log n बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बट लेस देन 4, है ना। यहाँ से हमने समझा कैसे हमने इसको ग्रेटर लिखा और कैसे हमने इसको स्मॉल लिखा। ठीक है, चलो जी आगे हम बात करते हैं। अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 3 और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3 और लेस देन कितना 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करें तो कितना हो जाए 3 9 3 जा, यहाँ 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा कितना लेस देन 81। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम क्या किए n की वैल्यू निकाल लिया 27 से 81। अब कुल मिलाकर हमने ये पूछा क्वेश्चन में, ये तो चलो निकालने हैं अपन ने, लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू पूछी। अगर मान लिया आपसे मैंने पूछा आपसे 4 से 9 के बीच, 4 से 9 के बीच कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे, तो 4 to 9 के बीच है ना, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज लाई बिटवीन 4 to 9। अगर 4 to 9 के बीच बात करें तो कितने इंटीग्रल वैल्यू हो जाएंगे, तो अगर हम काउंट करें तो 4 5 6 7 8 9, मतलब 6 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं इंटीग्रल वैल्यू। अगर इसको माइनस करें तो माइनस करने पे हमें 5 मिल रहा है, तो +1 करने के बाद हमें 6 मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं, यहाँ कहने का ये इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करने का ये तरीका था कि जब आप इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करो तब क्या करो, तो दोनों बाउंड्री जो है उस दोनों को माइनस करो और +1 करो। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों नंबर को हमें माइनस करना है और +1 करना है। अगर दोनों नंबर ये दोनों इंक्लूड नहीं हो रहा होता तो हम +1 नहीं करते, बट यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है 4 से 9 है ना,
4 to 9 पूछा मैंने, तो 4 to 9 के बीच कितना है 6 इंटीग्रल वैल्यू है, जो ये दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इंक्लूड करो, लिख लो आपकी बाउंड्रीज वैल्यू, व्हेन बोथ बाउंड्रीज वैल्यू आर इंक्लूडेड देन +1 करना है, कब, जब ये दोनों माइनस, मतलब देन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट एंड देन +1। इफ बाउंड्रीज वैल्यू नॉट इंक्लूडेड देन +1 नहीं करना, डायरेक्ट हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो 1 ही सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, तो ये अपन ने सीखा कि कैसे हम यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ अगर हम बात करें इंटीग्रल वैल्यू निकालो, चलो जी इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये कहानी समझ में आती है कि ये तो क्या है, ये 27 n की वैल्यू 27 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब 27 इंक्लूडेड है बट 81 इंक्लूडेड नहीं है। 81 मतलब यहाँ से अगर हम बात करें 3 से नीचे ही होगी, 3 नहीं हो सकती, तो इसलिए हम 81 को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसमें +1 नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ अगर इंटीग्रल वैल्यू हम निकाले, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू निकाले तो 81 माइनस 27 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 81 माइनस 27 हो जाएगा, मतलब हम माइनस कर देंगे, तो हो गया 4 और ये हो गया 7 5, मतलब 54 क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएंगे। तो क्लियर बात, तो ये क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से कर रहे होंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है, जो आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 3 is 3। अगर कैरेक्टरिस्टिक दे रखा था, कैरेक्टरिस्टिक से हमने क्या निकाला, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक से ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एक तरह से दे रखा है, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यहाँ से समझे कि भैया 2 और 3 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर लाई करता है, तो 2 ही आता है हमारे साथ, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम बात करें तो 2 से बड़ा या बराबर, 2 से इक्वल या ग्रेटर होगा और 3 से हमें लेस देन मिलेगा। तो हमने इस तरीके से लिख लिया कि अगर 3 है तो 3 से 4 के बीच लाई करेगी, बट 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा log n बेस 3 की वैल्यू, और लेस देन 4 होंगे। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली और यहाँ से ये दोनों को माइनस करके हम इंटीग्रल वैल्यू निकाल दी, बट हमने +1 नहीं किए क्योंकि यहाँ +1 कर रहे थे जब हम इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने +1 नहीं किए इसलिए क्योंकि हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, तो आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिए होंगे पिछले कंसेप्ट और क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आप नोट करते चले जाओ, ठीक है, नोट्स बनाते रहो ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है जी। चलो जी आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन आपको दिया गया है, चलो इसको पॉज करके आप सोल्व करो। ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि लेट log n बेस 3 इक्वल्स टू α1 प्लस α2, ठीक है। तो log n क्वेश्चन को रीड करना सीखो। हमें log n बेस 3 को दे रखा है α1 प्लस α2 और log n बेस 5 को दे रखा है α2 प्लस β2 दे रखा है, ठीक है। वेयर α1 एंड α2 आर द इंटीजर्स, ठीक है भैया, α1 α2 क्या इंटीजर है, एंड β1 β2 के बारे में बोला क्या, 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है, ये ध्यान में रखना, 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है α1 और β1 और β2 की वैल्यू। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, हमें n की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है इफ α1 α2 इक्वल्स टू, α1 दे रखा है 4 और α2 इक्वल्स टू 4 दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, हमें क्या दे रखा है, log n बेस 3 की वैल्यू दे रखी है और log n बेस 5 की वैल्यू दे रखी है, और हमें ये भी दे रखा है कि β1 β2 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और हमसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू बताने के लिए, ठीक है। तो गाइस अपन बात करेंगे, जैसे हमने देखा, तो यहाँ से देख सकते हैं हम log n बेस 3 इक्वल्स टू क्या है, α1 प्लस β1, क्या अप्रोच लगा सकते हैं। देखो α1 प्लस β1, तो α1 की वैल्यू तो इसने 4 दे दी, ठीक है। तो α1 की वैल्यू दे दी कितनी, 4 प्लस β1, ठीक है। और β1 के बारे में बोल दिया इन्होंने कि β1 भैया 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है। इसे क्या कर रहा है, 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है। तो अपन कुछ देर पहले क्या पढ़े थे कि log, यहाँ से अगर हम लिखना चाहे तो log x बेस 3 मान लो, log x बेस a मान लो, ठीक है। log x बेस a इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं log x बेस a का कैरेक्टरिस्टिक प्लस log x बेस a का मैंटीसा लिख सकते हैं,
और मेंटिसा की वैल्यू क्या है, 0 से 1 में बिलोंग कर रही थी, ठीक है, 0 से 1 में बिलोंग कर रही है, मतलब ये बीटा जो है 0 से 1 में बिलोंग कर रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेंटिसा बोल सकते हैं, और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमको ये दे रखा है कि log n बेस 3 की वैल्यू कितना दे रखी है, log n बेस 3 की वैल्यू 4 प्लस बीटा 1 दे रखी है, तो 4 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और बीटा 1 तो ऐसे ही गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से 4 को पकड़ना है, मतलब log n बेस 3 को ये कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है, 4 है। अगर log n बेस 3 की कैरेक्टरिस्टिक 4 है, log n बेस 3 की कैरेक्टरिस्टिक 4 है, तो हम ये लिख सकते हैं log n बेस 3 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 4 दे रखा है। तो हम क्या करें, हम इसकी अगर हम बात करें कि log n बेस 3, log n बेस 3 log n बेस 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर ये 4 है, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 है, तो हमने अभी पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये क्या होता है 4 है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वह कहाँ होगी, 4 तो बराबर होगी और 5, मतलब 4 और 5 के बीच में होगा इसका, मतलब ये वैल्यू जो होगा वह 4 से क्या होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, और लेस देन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर बात, हाँ कि ना। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालना चाहें, n हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 और लेस देन 5 हो जाएगा। तो n की वैल्यू अगर बाहर करना चाहे तो 3 टू द पावर 4 मतलब 81 होता है, और लेस देन ये कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगा 3 टू द पावर 4 लेस देन इक्वल, लेस देन हो जाएगा 3 टू द पावर 5। क्लियर बात, आपको ये लिखने आ रहा होगा कैसे हमने लिखा, log n, n हटाया तो ये इसके चरणों में बैठ जाएगा, ये इसके चरणों में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू हम निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 मतलब कितना 81, और लेस देन कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 4 243, ठीक है जी। तो यहाँ से n की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरा हमको कह रहा है, फिर दूसरा हमें कर रहा है log n बेस 5, क्या दे रखा है, log n बेस 5 दे रखा है अल्फा 2 प्लस बीटा 2। अब इसका भी सेम कहानी, ये 0 से 1 में दे रखा है बीटा 2, देख लो 0 से 1 में, तो इसको हम मेंटिसा बोल दिए और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोल दिए, ठीक। log n बेस 5 इक्वल्स टू अल्फा 2 बीटा 2 दे रखा था, तो कैरेक्टरिस्टिक हमने इसको बोल दिया। अब यहाँ से देखो log n बेस 5 कैरेक्टरिस्टिक मतलब अल्फा 2 की वैल्यू कितना है, 2 है, और प्लस बीटा 2 मतलब बीटा 2 को कुछ दिक्कत नहीं, log n बेस 5 इक्वल्स टू 2 है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, log n बेस 5 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब ये लिखने आपको आ रहा होगा जो अपन ने यहाँ सीखा, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए कि कैरेक्टरिस्टिक अगर दिया जाए तो वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप जी इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो n अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो n क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, 25 से बड़ा और 125 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें दो आ गए, एक ये आ गया और ये किया गया। अब हमें सॉल्यूशन लानी है, इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये हम सोचेंगे कि ये दोनों कहाँ से कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों कहाँ पे मिलन भक्ति में। 81 n की वैल्यू यहाँ से करा 81 टू 243, ठीक है जी। चलो जी अपन बात करें तो 81 टू 243 मतलब यहाँ से करें 81 टू 243 तक इसकी है। 81 पे क्या है, 81 पे हम बनाएंगे डार्क सर्कल, क्योंकि इसको हमें इंक्लूड करनी है, ठीक है जी। चलो जी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू दे रखा है ना। अब चलो यहाँ से अगर हम बात करें 25 टू 125, मतलब अगर हम बात करें इसकी n की वैल्यू 25 मतलब यहाँ होगा 25 कहीं, और ये तो और 125 कहीं यहाँ होगा, ठीक है जी। ओके, तो ये जो होगा दोनों कहाँ पे होगा, अगर इसकी हम बात करें तो ये यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब 25 टू 125 यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें 81 टू 243 ये यहाँ, मतलब दोनों मैच कहाँ पे कर रहा है, दोनों कर रहा है 81 टू 125, मतलब n जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81 पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब 81 हो जाएगा, और लेस देन कितना हो जाएगा 125, मतलब n की वैल्यू हमारा ये आ गई। अब हमसे ये पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन यहाँ है
अभी तक तो अपन बस काम कर रहे थे, बट मेन काम यहाँ है इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करने। अगर ये दे रखा है तो इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन ने अभी पढ़ा कि इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को हम बाउंड्रीज वैल्यू को माइनस कर देंगे, दोनों बाउंड्रीज वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। और जब दोनों बाउंड्रीज वैल्यू इंक्लूड हो रहा होगा तो उसमें हम +1 करेंगे, बट ये इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये इंक्लूड नहीं हो रहा तो हम सिर्फ माइनस करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया 4, मतलब 44 इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये आप सोल्व कर रहे होंगे किस तरीके से हमने अप्रोच लिया और किस तरीके से सोल्व किया। हमने देखा कि log n बेस 3 की वैल्यू अल्फा 1 प्लस बीटा 2 है, अल्फा 1 बीटा 1 है, और log n बेस 5 की वैल्यू कितना है, अल्फा 2 बीटा 2 है। ठीक है, तो यहाँ हमें गिवन भी था बीटा 1 बीटा 2 0,1 गिवन था और अल्फा 1 अल्फा 2 गिवन था। तो अपन ने यहाँ से ये देखा log n बेस 3 की वैल्यू अल्फा 1 बीटा 1 लिखा, फिर यहाँ से हमने ये देखा कि बीटा 1 बीटा 2 0 to 1। तो अपन ने अभी पढ़ा है कि बीटा 1 अगर हम ये log x बेस ए को हम क्या करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा भी लिख सकते हैं। करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा लिख सकते हैं, मेंटिसा के वैल्यू 0 से 1 बिलोंग करती है, तो हमने 0 से 1 देखा इसको, और फिर यहाँ से हमने अल्फा 1 की वैल्यू 4 दे रखी थी, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिल गई, मतलब करेक्टरिस्टिक मिल गई। करेक्टरिस्टिक मिली तो हमने क्या किया, log n बेस 3 को अगर करेक्टरिस्टिक मिल गई मतलब ये 4 मिला, तो 4 और 5 के बीच में ही बिलोंग कर रहे होंगे, जब हमने एग्जाम्पल में देखा था पीछे। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली, ऐसे ही सोल्व करके n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकालकर दोनों को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन कहाँ पे सेटिस्फाई किया, 81 to 25, n की वैल्यू 81 से 25 है, दोनों वहाँ पे सेटिस्फाई, मतलब दोनों वहाँ पे खुश हो रहे थे एक तरह से कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू आ रही है। तो दोनों की वैल्यू माइनस के बाउंड्रीज वैल्यू 125 इंक्लूड नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने इसमें +1 नहीं किया इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए दोनों को माइनस करके हमने 44 आंसर लाया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अपन ने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पढ़ा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए, आगे के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए अपन ने बहुत ढंग से पढ़ा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोज पे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, मतलब हम डिजिट्स और जीरोज पे बात करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोज, तो इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोज पे। अगर आपसे मैं पूछूं 10 टू द पावर क्या है, 10 टू द पावर कितने हैं, 10 टू द पावर 3 है। ठीक है, 10 टू द पावर 3 में कितने डिजिट्स है, 10 टू द पावर 3 का 10 टू द पावर 3 है, उसपे कितने डिजिट्स है। अगर डिजिट्स की बात करें तो 10 टू द पावर 3 मतलब 103। ठीक है, 10 मतलब 1000 होगा, डिजिट्स कितने होंगे 1 2 3 4, मतलब इसमें 4 डिजिट्स हो गए। अगर 10 टू द पावर हम 4 पे पूछे तो कितने हो जाएंगे, 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको डिजिट्स फाइंड करने आ गया, मतलब जब इसके पावर में 10 टू द पावर 3 हो तो डिजिट्स एक बढ़ जाते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 4 हो तो 5 डिजिट्स, अगर वैसे ही 10 टू द पावर 21 होगा तो डिजिट्स कितने हो जाएंगे, डिजिट्स हो जाएंगे 22, मतलब 10 टू द पावर जितना हो उसमें हम +1 कर देते, वो हमारा क्या आ जाएगा, डिजिट्स आ जाएंगे। क्लियर बात, चलो जी यहाँ तक समझ में आ गई। आगे हम चलते हैं नंबर ऑफ जीरोस पे। अगर मान लो 0.00024 हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोज देखने का ये तरीका है कि डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, यहाँ पे 3 है, तो जीरोज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जीरोज हो जाएंगे 3। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे पूछता है 0.001042, ठीक है, अब इसमें कितने जीरोज है, तो कोई तो बोलेगा भैया 3 है, एक 4 जीरोज है सर, बट 4 जीरोज नहीं, हमने बोला डेसिमल के बाद है, यहाँ अलग डिजिट्स आ गए। ठीक है, तो ये जो है हमारा डेसिमल के बाद 3 जीरोज है, क्या है 3 जीरो है, तो जीरोज कितने हो जाएंगे 3। बात क्लियर हो गई। अगर 0.001200004 दिया हो तो कितने जीरोज हो जाएंगे, डेसिमल के बाद जैसे ही देख रहे हैं 2 जीरोज हो जाएंगे, जीरोज कितने हो जाएंगे 2। क्लियर, तो आई थिंक सबको जीरोज और डेसिमल मतलब डिजिट्स और जीरोज में आपको क्लियर हो गए होंगे कि इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमने ये पूछा, चलो एक चीज और याद रखना, log 2
बेस 10 की वैल्यू रिमेंबर रखें, कितना होता है 0.3010, ठीक है। तो ये log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है, अभी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, क्लियर बात। तो आप ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, log 3 बेस 10 की वैल्यू याद रख सकते हैं। log 3 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4771, क्लियर बात। ये आपको रटा होना चाहिए कि log 3 बेस 10 की वैल्यू 0.4771 होती है, क्लियर बात, हाँ कि ना। और log 2 बेस 10 की वैल्यू अगर कोई नींद में भी पूछते भैया तो क्या बताएंगे आप, log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010, क्लियर बात। अब देखो log 2 और log 3 की वैल्यू याद करनी है ना, तो log 5 की वैल्यू याद करने की जरूरत ना है। कैसे, log 5 की वैल्यू याद करने की नीड नहीं है। log 5 बेस 10 अगर पूछे तो क्या लिख सकते हैं, log 10/2 और बेस 10 लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस log 2 बेस 10 घटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस कितना कर दोगे 0.3010, log 2 की वैल्यू तो लिखा, माइनस कर दो, ये क्या आ गया हमारा log 5 बेस 10 आ गया, ठीक है। वैसे ही log 10 बेस 10 कितना होता है 1 होता है, क्लियर बात। होप सभी ने नोट कर लिया होंगे, हमने क्या पढ़ा, डिजिट्स और जीरोस पर है, ठीक है। तो इसी की बेसिस पे हमने 2 क्वेश्चन दिए आपको। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 100। 2 टू द पावर 100 में हमें क्या फाइंड करना है, डिजिट्स फाइंड करने हैं, कितने 2 टू द पावर 100 में डिजिट्स होंगे। तो अभी अपन ने पढ़ा कि अगर मान लो हमारे पास 10 के पावर में आते हैं, 10 के पावर में जितने आ रहे थे, जैसे 10 टू द पावर 4 में कितने डिजिट्स है, तो 5 डिजिट्स है। मतलब 10 के पावर में अगर होते तो +1 करते, बट यहाँ पर तो कुछ अलग ही लोचा है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 टू द पावर में लाना है, अगर नहीं है तो लाना है तो सीधा है, बट सीधा तो देगा नहीं, आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो जी, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ले लो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको 2x इक्वल्स टू, अगर मान ले 2 टू द पावर 100, ठीक है। 2x इक्वल्स टू क्या मान ले 2 टू द पावर 100, अगर x की वैल्यू 2 टू द पावर 100 है तो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अगर जैसे हमने कहा कि अगर ऐसा पावर वाली क्वेश्चन है तो दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, अगर इसमें हम क्या ले लें log x बेस 10 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा log 2 टू द पावर 100 बेस 10 हो जाएगा, क्लियर बात। अगर यहाँ से हम करें तो ये 100 इधर आ जाएगा, मतलब log x बेस 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 100 इंटू, मतलब इसको लिख सकते हैं 100 इधर आ गया log 2 बेस 10। अब अपन जानते हैं 100 इंटू log 2 बेस 10 की वैल्यू अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा 0.3010, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इसलिए हमने वो वैल्यू याद करवाई यहाँ से। अगर इसको हम इससे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको कितना हो जाएगा 301.0, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या गया log x बेस 10 की वैल्यू आ गई। log x बेस 10 की वैल्यू, अब हमने कहा कि अगर 10 का पावर आ जाए तो हमारा डिजिट्स आ जाएगा, तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये भाई साहब इसके चरणों में चले जाएंगे, तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 301.0, क्लियर बात। अब ये पावर कितना है 10 टू द पावर 301 है, ठीक है। 301 है अगर 10 टू द पावर, तो अगर इसको हम लिखना चाहे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 301 प्लस 1 कर दो तो 302 डिजिट्स हो जाएंगे, क्लियर बात। तो ये तो हमने बेसिक तरीके से पढ़ा कि 302 हो जाएंगे, लेकिन हमने जो करेक्टरिस्टिक पढ़ा था वो इसलिए पढ़ा था कि नंबर ऑफ हम डिजिट्स डायरेक्ट फाइंड कर सके, ठीक है। तो यहाँ से देख लो कि हमने log x बेस 10 की वैल्यू कितनी लाई है 301, ठीक है। log x बेस 10 की वैल्यू अगर 301 है, तो यहाँ से अगर इसकी हम करेक्टरिस्टिक निकालें log x बेस 10 की अगर करेक्टरिस्टिक निकालें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक यहाँ से करेक्टरिस्टिक लगे तो इसका करेक्टरिस्टिक 301.0, मतलब यह हो जाएगा 301 ही हो जाएगा करेक्टरिस्टिक, और प्लस 1 कर देंगे मतलब 302 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर फाइंड करना हो, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर निकालने हो तो करेक्टरिस्टिक निकालो प्लस 1 कर दो, क्लियर बात। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हो तो क्या करेंगे, हम करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, log x बेस 10 का हम क्या करेंगे करेक्टरिस्टिक निकालेंगे और उसका हम +1 कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ हम डिजिट्स है, नंबर ऑफ अगर जीरोज भी फाइंड करना हो आपको, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, तो भी हम सेम फार्मूला रखते हैं करेक्टरिस्टिक +1, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना हो या नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना हो तो हम सिर्फ करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और उसमें +1 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपसे जो भी पूछा है नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे इसका
302 हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये फार्मूला आप नोट कर लो कि नंबर डायरेक्ट हम यहाँ बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 301 देगा 302 ही आंसर। ठीक है भाई, तो ये आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर निकालना हो तो याद रखिए कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 करनी है। क्लियर बात। चले जी आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5/3 टू द पावर 100। सेम है, आप इसको पॉज करके सोल्व करो। बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आई होप नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर सके दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5/3 टू द पावर 100। अब 5/3 टू द पावर 100, अगर x इज इक्वल टू, इसको हम लिख ले क्या, 5/3 टू द पावर 100। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ हमें क्या लॉग लेना है, तो log x बेस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log 5/3 टू दी पावर 100 बेस 10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 100 इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा कितना, log 5/3 बेस 10। ठीक है जी, ये सोल्व कर पा रहे होंगे। अब यहाँ अगर प्रॉपर्टीज लगा लो तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू log 5 बेस 10 माइनस का log 3 बेस 10। ठीक है, log 3 बेस 10। अब log 5 बेस 10 की वैल्यू अपन ने नहीं निकाली थी, बट हम यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। 100 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस log 2 बेस 10, जो भी अपन ने पढ़ा। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। क्लियर, माइनस का log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करो, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। कितना, 100 इंटू, अगर ये दोनों को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा, ये सॉरी, ये हो जाएगा 1 और 7 1 8 और 7 0 7 4 3 7। ठीक है भाई, तो आई होप 0.7781 आ गया। ठीक है, तो 100 इंटू 1 पॉइंट कितना करते हैं, 1.00040 ले लो और माइनस का 0.7781 कर लो। ठीक है, तो इसको अगर आई होप माइनस करना आ रहा होगा तो 0 मतलब 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9 बचा, 9 में से 8 1, फिर ये कितना हो गया, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, मतलब ये हो गया 0.2219। ठीक है, तो अगर इसको हम यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करें तो 22.19, मतलब ये हमारा आ गया किसकी वैल्यू, log x बेस 10 की वैल्यू कितना आ गया, 22.19 आ गया। आई होप ये आप कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, तो log x बेस 10 की वैल्यू कितना आ गया, 22.19 आ गया। ठीक है जी, अगर ये आ गया तो हम क्या पढ़े थे अभी, अगर हमें डिजिट्स फाइंड करने, नंबर ऑफ डिजिट्स बताने थे, इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 कर दे, तो 22.19 का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 19 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे मतलब 23 हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सभी ने अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे, तो आई होप दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम फाइंड करते हैं, तो आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।